आज का जो टॉपिक है ये है सिंधु सभ्यता का पतन, है ना। जो हम लोग लास्ट क्लास किए थे कि सिंधु सभ्यता के हम लोग सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक सारी व्यवस्थाओं को देखे थे। अब एक समय है आगे चलकर आएगा सिंधु सभ्यता का पतन, है ना। तो सिंधु सभ्यता का पतन माना जाता है लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास, है ना। ऐसा हम लोग टाइम पीरियड देखे थे, बहुत सारा टाइम पीरियड देखे थे सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड। तो हम लोग एक टाइम पीरियड जिसको हम लोग माने थे वो कितना था 2350 से 1750 ईसा पूर्व, है ना। आगे चल करके आपका 1800 ईसा पूर्व के आसपास, है ना, लगभग उस समय कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, है ना। तो सिंधु सभ्यता का पतन, है ना, अचानक से नहीं हुआ, है ना। उनके बहुत सारे कारण थे सिंधु सभ्यता का पतन। और सिंधु सभ्यता का पतन से तात्पर्य हमें ये ध्यान देना है कि सिंधु सभ्यता का पतन करने का मतलब जनसंख्या का पतन नहीं हुआ, है ना। जनसंख्या का पतन से नहीं है, बल्कि सिंधु सभ्यता की जो विशेषता है, जो सिंधु सभ्यता की क्या विशेषता थी? सिंधु सभ्यता की विशेषता थी कि यह एक नगरीय सभ्यता थी, है ना। तो नगरीय सभ्यता का यहाँ पे पतन देखा जाएगा, है ना। तो हमारे दिमाग में रहना चाहिए, हमारे संदर्भ में रहना चाहिए, सिंधु सभ्यता का पतन मतलब जनसंख्या का पतन नहीं, बल्कि उसकी विशेषता का पतन, ये कहलाएगा सिंधु सभ्यता का पतन। तो सिंधु सभ्यता के पतन के बहुत सारे कारण रहे थे और बहुत सारे विद्वानों के द्वारा बोला गया कि उनका पतन का क्या क्या कारण था। तो पहला कारण रहेगा आर्यों का आक्रमण। ठीक है, तो सबसे पहला कारण रहेगा आर्यों का आक्रमण, है ना। आर्यन इन्वेजन, है ना। तो आर्यों के आक्रमण के संदर्भ में बहुत सारे विद्वान हैं जो आपको मत देते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ, है ना, किस प्रकार हुआ। तो सर मार्टिन व्हीलर, है ना, उनका कहना है कि मध्य एशिया से जो आर्य आए थे, है ना, उनके द्वारा सिंधु जो नगरीय सभ्यता है वहां पे आक्रमण किया गया, आक्रमण हुआ, जिसकी वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। मार्टिन व्हीलर और बहुत सारे वैदिक ग्रंथों में भी आपको देखिएगा युद्ध और किलों का जिक्र है ना। वैदिक ग्रंथों में देखते हैं ना कि युद्ध होता था, जिक्र है, ठीक है। जब सिंधु सभ्यता का खुदाई या उत्खनन किया गया तब मोहनजोदड़ो को क्या मिला? मोहनजोदड़ो से 37 नरकंकाल मिले हैं। 37 नरकंकालों का साक्ष्य मिला है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पे आक्रमण हुआ था, है ना। और आक्रमण में क्या हुआ कि ये जो 37 जो लोग मारे गए हैं तो उनमें युद्ध का लक्षण दिखाई दे रहा है कि वो एक दूसरे को मारने के बाद मारे गए हैं, है ना। वैदिक साहित्य में हम लोग देखे हैं कि आर्यों का जो सर्वश्रेष्ठ देवता है उनको माना जाता है, वो कौन थे? इंद्र देवता। इंद्र देवता, है ना। इसको आप देखिएगा तो वैदिक साहित्य में पुरंदर भी कहा जाता है। पुरंदर का अर्थ होता है किला भेदने वाला या किला तोड़ने वाला, है ना। पुरंदर, इंद्र देवता को पुरंदर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। इस प्रकार प्रतीत होता है कि उस समय युद्ध हुए थे, है ना। एक बात को ध्यान दीजिएगा कि सिंधु सभ्यता में कोई भी लिखित साहित्य या प्रमाण नहीं मिले हैं, है ना। तो कोई लिखित साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिलने की वजह से बहुत सारे इतिहासकार सिंधु सभ्यता के पतन के अपने अपने कारण दिए हैं कि उनके अनुसार सिंधु सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ था। तो मार्टिन व्हीलर बोलते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ था, जिसकी वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। उसका साक्ष्य देते हुए बोले कि मोहनजोदड़ो में खुदाई से 37 नरकंकाल मिले हैं, है ना। वैदिक साहित्यों में इंद्र देवता का जिक्र होता है, जिनको कहा जाता है वो आर्यों के सर्वश्रेष्ठ देवता थे, है ना। और इंद्र देवता को पुरंदर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है किला तोड़ने वाला या किला
भेदने वाला, जिससे ये सब प्रतीत होता है कि सिंधु सभ्यता में क्या हुआ था, आर्यों का आक्रमण हुआ था, है ना। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जैसे कि गार्डन चाइल्ड, है ना, स्टुअर्ट फ्रिगट और आर के मुखर्जी, है ना, ये भी क्या बोलते हैं कि हाँ, ये भी समर्थन देते हैं कि आर्यों के आक्रमण से क्या हुआ था, सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। तो ये आर्य आक्रमण का जो विजन है या मत है, उसके समर्थक है, इसके समर्थक मत में कौन कौन आते हैं, मार्टिन व्हीलर, आर के मुखर्जी, गार्डन चाइल्ड, है ना। तो ये सारे क्या है, समर्थक हैं कि आर्यों के आक्रमण के द्वारा ही इसका पतन हुआ था। लेकिन कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जो इस मत को क्या करते हैं, अवहेलना करते हैं, बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है। तो ऐसे इतिहासकार हैं के केनेडी, विरोधी मत में है, के केनेडी, है ना, और जॉर्ज डेल्स, के केनेडी, जॉर्ज डेल्स, इनका कहना है कि जो विरोधी मत में है कि केनेडी का कहना है कि जो वो नरकंकाल मिले हैं ना, वो मिले हैं वहां पे अपरदन के कारण, है ना, कोई प्राकृतिक घटना हुई है जिसके कारण बाढ़ या फिर भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से जो नरकंकाल है उनकी खोपड़ियों में जो चोट है ना, उसको देख के ऐसा प्रतीत होता है कि ये लड़ाई से नहीं बल्कि प्राकृतिक घटना के आपदाओं के कारण हुआ है ना। जॉर्ज डेल्स भी बोलते हैं कि ऐसा कोई भी आक्रमण का साक्ष्य वहां पर नहीं मिला है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो सिद्धांत है बाढ़ का सिद्धांत, दूसरा। बाढ़ का सिद्धांत, सिंधु सभ्यता के पतन का एक और मुख्य कारण है बाढ़। हम लोगों को जैसे पता है कि सिंधु सभ्यता कहां पे पनपी, कहां पे विकसित हुई, कहां पे बसी हुई, सिंधु नदी के किनारे, है ना। अब नदी के किनारे है तो समय समय पर वर्ष में एक बार तो वर्षा होती है, बारिश का मौसम रहता है, जिसमें क्या होता है, बाढ़ आती है ना। तो बाढ़ आने से क्या हुआ कि जो वहां की जो सभ्यता है, जो नदी के किनारे बसी हुई है, बाढ़ आने से वो क्या होगी, प्रभावित होगी, है ना। तो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, ठीक है। तो बाढ़ की वजह से क्या होगा, सिंधु सभ्यता का जो हम लोग बात किए हैं कि आर्थिक स्थिति देखेंगे, तो उसमें क्या होता है, व्यापार के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, किस मार्ग का प्रयोग किया जाता है, जल मार्ग जो सिंधु नदी में है ना। व्यापारिक केंद्र कहाँ खोला जाएगा, सिंधु नदी के किनारे ही खोला जाएगा, है ना। यातायात के साधन क्या है, उस समय हमारे पास बैलगाड़ी नहीं है ना, गाड़ी नहीं है, तो यातायात का साधन क्या है, जहाज, ये पानी जहाज है ना, जो कहां पे चलेगा, पानी में, है ना, नदी में, सिंधु नदी में। तो जैसे वहां पे बाढ़ आएगा तो क्या होगा, सब चीज तो प्रभावित हो गया ना, उनका जनजीवन प्रभावित हो जा रहा है। और उसका सिंधु सभ्यता के उत्खनन से चांगुदड़ो और लोथल में, ठीक है, मिट्टी के ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे प्रतीत होता है कि जरूर वहां पे बाढ़ आया होगा। वहां जब खुदाई की गई ना, तो वहां मिट्टी का गाद पाया गया, ठीक है, गाद जो बाढ़ के साथ आती है ना मिट्टी, वो गाद पाया गया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे क्या हुआ था, बाढ़ आया था। तो इससे ये पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के पतन का एक और कारण क्या रहा था, बाढ़। ठीक है, समझ में आई है ना। नेक्स्ट कारण में चलते हम लोग, तीसरा कारण ना, तीसरा कारण रहेगा आपका नदियों में मार्ग परिवर्तन।
मार्ग परिवर्तन, चेंजेस इन द क्रॉस ऑफ रिवर, है ना, नदियों में मार्ग परिवर्तन। अब देखिएगा समय के साथ धीरे धीरे नदियां अपना रुख मोड़ देती है, अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है। ठीक है, आप लोग देखते आए होंगे या फिर कभी देखे होंगे ना, कभी देखिएगा पानी का स्रोत कहीं और से जाता है, फिर धीरे 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 उसका स्रोत थोड़ा सा साइड होके बहने लगता है, कोई नदी या फिर कोई भी जल स्रोत को देखिएगा, है ना। तो इसी प्रकार सिंधु नदी में भी क्या हुआ कि वो धीरे धीरे अपना मार्ग परिवर्तित कर दिया, है ना, समय के साथ। समय लगा, हजारों समय लगा, है ना, 100 साल 200 साल समय लगा, लेकिन वो क्या किया, अपना मार्ग परिवर्तित कर दिया। मार्ग परिवर्तन से क्या होता है कि आपने तो अपना बस्ती एक जगह बसाया हुआ है ना, व्यापारिक केंद्र एक जगह स्थापित किया है। जब वो नदी ही मार्ग परिवर्तित कर लेगा तो आप वहां पे कैसे क्या बोलते हैं, आपका जो व्यापारिक केंद्र है, जो आपका घर है, वो तो क्या हो जाएगा, आपका प्रभावित होने लगेगा ना। खासकर नदी नहीं तो नदियों का तंत्र, आप देखिएगा नदी तंत्र बोलते हैं ना, सहायक नदी, जैसे छोटी छोटी नदियां होती हैं, तो आप घाघर नदी, सिंधु नदी का तंत्र जितना भी है छोटा छोटा, क्योंकि मेन नदी के किनारे आप तो घर नहीं बना सकते हैं, वहां तो कभी भी बाढ़ आ सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी नदी तंत्र के किनारे हम लोग घर बसाए हुए रहते हैं। तो नदी मान लीजिए ऐसा बह रही है ना, नदी, ठीक है, आप यहाँ पे अपना व्यापारिक केंद्र, ठीक है, यातायात के साधन के रूप में आप नदी का प्रयोग कर रहे हैं, आप अपना यहाँ पे निवास स्थान बना रहे हैं। लेकिन जब नदी धीरे धीरे अपना मार्ग बदल लेगी तो आपका क्या होगा, नदियां इसी प्रकार मार्ग बदलती है सांप की तरह, है ना। तो आपका जो यहाँ पे व्यापारिक केंद्र है, घर है, निवास स्थान है, अब क्या हो गया, अब यहाँ से जो रास्ता था ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं, डिस्टेंस ज्यादा हो गया, ठीक है, नदी अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया है, तो जो आपका निवास स्थान है, जो आपका व्यापारिक केंद्र है, जो आपके यातायात का जो साधन था, एक जगह से दूसरी जगह जाने का माध्यम था, वो तो खत्म हो गया। अब खत्म हो जाएगा तो लोग यहाँ पे निवास करेंगे नहीं, धीरे धीरे ये प्रभावित होंगे आर्थिक रूप से, है ना। तो ये अपना क्या करेंगे, अपना जो जगह है यहाँ से विस्थापित होकर दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे। तो इस प्रकार ये धीरे धीरे नदियों का जो मार्ग परिवर्तन है वो भी सिंधु सभ्यता के पतन का एक मुख्य कारण रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, है ना, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसमें देखिएगा जलवायु परिवर्तन में कुछ विद्वान हैं जैसे ओरेन ऑस्टिन, है ना, अमलानंद घोष, ये बोलते हैं सिंधु सभ्यता के पतन का एक मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन कहने का मतलब आप देखिएगा, जब यहाँ पे सिंधु सभ्यता का जो वहां पे जो बस्ती बसाई गई, सभ्यता का विकास हुआ, उस समय जलवायु में क्या थी, वर्षा अच्छी तरह से होती थी, बारिश अच्छी तरह से हो रही है, तो वहां पे वो लोग काम कर पा रहे, खेती कर पा रहे, शिकार कर पा रहे। लेकिन समय के साथ साथ देखिएगा जलवायु में परिवर्तन होने लगेगा, है ना। जलवायु परिवर्तन कहने के मतलब पहले ठीक ठाक वर्षा होती थी, अब या तो वर्षा कम हो गई या फिर वर्षा अत्यधिक होने लगी। कम वर्षा हो जाएगी तो किसका मतलब क्या, कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, अकाल की या सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, है ना। ऐसे में लोग वहां पे निवास कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। दूसरा है कि अत्यधिक बारिश हो जा रही है तो बाढ़ आ जा रहा है, तो वो वहां पे क्या कर सकते हैं, खेती नहीं कर सकते हैं, है ना, व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो वो धीरे धीरे जो जलवायु परिवर्तन होगा, या तो अत्यवृष्टि या फिर सूखा, जिसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे सिंधु सभ्यता का पतन होना प्रारंभ हो जाएगा, है ना। जलवायु परिवर्तन को भी एक महत्वपूर्ण कारण मानते हैं, है ना, जिसमें से विद्वान है अमलानंद घोष, है ना, उनका कहना है कि सूखा पड़ जाने की वजह से लोग वहां पर से क्या करेंगे, पलायन करके गंगा यमुना द्वाब की ओर चले जाएंगे, है ना। नेक्स्ट कारण है महामारी। महामारी, ठीक है, महामारी एक प्रकार से बोल देंगे पेंडेमिक,
है ना। महामारी देखिएगा समय के साथ साथ सिंधु सभ्यता में वहां पे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, लोग एक ही जगह एकत्रित होकर रह रहे हैं, है ना। तो समय के साथ साथ वहां पे बीमारी फैलना शुरू हो जाएगी। बीमारी उस समय सबसे बड़ा महाबीमारी, दो प्रकार की महाबीमारी रहेगी। एक रहेगा आपका मलेरिया और दूसरा प्लेग। मलेरिया तो सभी को जानते हैं ना। मलेरिया देखिए ना, मलेरिया किनसे फैलता है? मच्छर से। और कौन सा मच्छर? डेंगू मच्छर या फिर मादा मच्छर, उसका नाम क्या है? ठीक है, चलो उसका मादा इन्फ्लुएंजा या फिर कुछ नाम है ना, समथिंग। तो मलेरिया मादा मच्छर के काटने से होता है। तो वहां पे देखिएगा, जब एक जगह रह रहे हैं तो आप धीरे धीरे वहां पे देखिएगा, कहीं पे भी अपने वर्तमान जीवन में भी देखिएगा कि जहाँ पे मानव संख्या ज्यादा है ना, वहां पे गंदगी फैल रही है। फिर वहां गंदगी में क्या हो रहा है? मच्छर पनपने लगता है। वो मच्छर क्या करेगा? फिर वो मलेरिया फैलाएगा, है ना। दूसरा है प्लेग किससे बीमारी किस जानवर से होती है? प्लेग की बीमारी किससे होती है? चूहा से होती है ना। जहां पे आप अन्न रख रहे हैं, अन्न उपजा रहे हैं, है ना, तो अपने आप वहां पे चूहे खींचे चले आते हैं और इन चूहों से ही आपको क्या होगा? प्लेग की बीमारी। चूहों से कैसे होगा? अगर चूहा आपकी कोई फसल को आधा खा ले रहा है या फिर उसमें क्या हो रहा है? उसका कीटाणु चला जा रहा है चूहा का, है ना, अनाज में। फिर वही अनाज को आप खा रहे हैं तो उससे क्या हो जाएगा? प्लेग। और हम लोग उस समय की बात कर रहे हैं, है ना, 1750 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, जब इन बीमारियों का ना तो हम लोगों को कोई जानकारी था, ना तो इनका कोई चिकित्सा की सुविधा थी, है ना। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? अगर उसको मलेरिया गलती से हो गया तो उसका मरना निश्चित है। प्लेग हो गया तो उनका मरना निश्चित है। तो ये तो जो महाबीमारी है, जो एक प्रमुख कारण रहेगी किसका? सिंधु सभ्यता के पतन का। ठीक है। नेक्स्ट आपका कारण रहेगा कमजोर मानसून। कमजोर मानसून, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन कमजोर मानसून का जो साक्ष्य है वो दिए थे आईआईटी खड़गपुर के एक भूवैज्ञानिक थे जिनका नाम है अनिल गुप्ता। उन्होंने जब सर्वेक्षण किया उसके बाद उन्होंने बताया कि सिंधु सभ्यता का पतन का एक प्रमुख कारण रहा था कमजोर मानसून। आप देखिएगा, समय के साथ जिस परिस्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि मानसून क्या होता है, आजकल का मानसून कमजोर होता चला जा रहा है ना। कभी ज्यादा वर्षा होती है, कभी कम वर्षा हो रही है ना। एक समय था कि सिंधु सभ्यता में जहां वहां पे एकदम सही वर्षा हो रही थी, पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो रही थी, वो धीरे धीरे क्या हो गई? कमजोर हो गई। जिसका कारण था जलवायु परिवर्तन, मतलब जलवायु गर्म होने लगी, जिसकी वजह से जो वहां वर्षा होती थी, पर्याप्त वर्षा, अब वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और वो एक कारण रहेगी किसका? सिंधु सभ्यता के पतन का। ठीक है। नेक्स्ट कारण रहेगा, मिटा देते हैं, नेक्स्ट कारण है नदियों का सूख जाना। द ड्रेन ऑफ द ओक रिवर, है ना। तो द्वितीय शताब्दी में जो घाघर नदी है, धीरे धीरे उसमें क्या हो गया? जो नदी है वो धीरे धीरे सूखना प्रारंभ कर देगी। सूखने की वजह से क्या होगा? जो सिंधु वासी लोगों का जो आर्थिक व्यवस्था है, व्यापारिक व्यवस्था है, या फिर आने जाने के जो साधन है वो प्रभावित होंगे, है
है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, सिंधु सभ्यता के लोग अब वहां पे ना रहकर पलायन करके कहाँ चले जाएंगे, गंगा यमुना के द्वाब के क्षेत्र की ओर, उत्तर भारत की ओर चले जाएंगे, है ना। तो नदियों का सूख जाना भी एक कारण रहेगा सिंधु सभ्यता का पतन का, है ना। नेक्स्ट है बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या, ग्रोइंग पॉपुलेशन, है ना। बढ़ती जनसंख्या भी सिंधु सभ्यता के पतन का एक मुख्य कारण रही। आप लोग देखे हैं कि जनसंख्या में जैसे वृद्धि होती जाएगी तो उनके जो आर्थिक वस्तुएं हैं, जो यूज की चीजें हैं, है ना, आर्थिक जीवन में यूज की जो चीजें हैं उसका डिमांड भी बढ़ता चला जाएगा, है ना। जिसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ का जो नेचुरल सोर्स है, सिंधु सभ्यता का जो प्राकृतिक स्रोत है, वो धीरे धीरे क्या होगा, अब खत्म होने लगेगा। सिंधु सभ्यता का जो खेती है ना, उसमें उसको दबाव पड़ने लगेगा कि अब हमको जनसंख्या को खाना खिलाना है, तो खाना खिलाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ज्यादा खेती करना होगा, है ना। लेकिन हम लोग उस समय खेती पे कम और शिकार में ज्यादा निर्भर थे, है ना। जैसे बताया थे सिंधु सभ्यता में शिकार और व्यापार दो मुख्य साधन रहे थे जो सिंधु सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता बनाती थी, है ना। अब हम लोगों को क्या पड़ रही है जरूरत कि हमारी जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रहा है, बढ़ रही है हमारी संख्या। अब उनको क्या चाहिए, खाना चाहिए और भी खाना चाहिए। अब खाने के उत्पादन के लिए हमको किन क्षेत्रों में जाना पड़ेगा, ऐसे क्षेत्रों में जाना पड़ेगा जहां खेती अत्यधिक मात्रा में हो सके या उपजाऊ मिट्टी हमें ज्यादा मिले। तो इसी कारण जो गंगा यमुना का जो द्वाब का क्षेत्र है ना, उस ओर पलायन होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि गंगा यमुना द्वाब के क्षेत्र में हम लोग अत्यधिक मात्रा में खेती और अनाज का उत्पादन कर सकते हैं, है ना, जिससे हम लोग जनसंख्या का भरण पोषण कर पाएंगे, है ना। इसलिए जनसंख्या, जो बढ़ती हुई जनसंख्या थी, उसके दबाव की वजह से भी लोग क्या करेंगे, पलायन करना शुरू करेंगे, है ना, सिंधु सभ्यता से दूसरी ओर, मतलब सिंधु के जो क्षेत्र है वहां से जाकर के वो लोग चले जाएंगे किधर, गंगा यमुना के क्षेत्र में। तो जिसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे सिंधु सभ्यता का पतन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार का पतन। तो हम लोग देखे हैं या फिर हम लोग पिछले क्लासों में देखे हैं कि सिंधु सभ्यता का व्यापारिक संबंध किन किन देशों से था। तो हम लोग मुख्य तौर पर दो देखे थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता और सुमेर की सभ्यता से हमारा क्या था, व्यापारिक संबंध रहा था। लेकिन धीरे धीरे सुमेर की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता भी पतन की ओर अग्रसर था, जिसकी वजह से जो व्यापारिक संबंध थे वो धीरे धीरे कम होने लगे। साथ ही मध्य एशिया के क्षेत्रों में जो राजनीतिक उथल पुथल होना प्रारंभ हुई, है ना, राजनीतिक उथल पुथल होगा, जिसकी वजह से भारत का मेसोपोटामिया की सभ्यता का इनके बीच में व्यापारिक संबंध कमजोर होने लगेगा, जिसकी वजह से व्यापारिक संबंध का पतन हो जाएगा, जो एक कारण रहेगा सिंधु सभ्यता का पतन का। क्योंकि फिर से हम एक याद दिला रहे हैं, जो सिंधु सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ पे मुख्य रूप से दो प्रकार से जीवन यापन किया जाता था, एक था शिकार के ऊपर और दूसरा व्यापार के माध्यम से। तो व्यापार के माध्यम से जब अगर हम लोग का व्यापारिक जो गतिविधियां हैं अगर वही खत्म हो जाएंगी तो वहां पे सभ्यता रहेगी नहीं रहेगी। अब वो भी क्या चली जाएंगी, कृषि सभ्यता की ओर अग्रसर होगी। इसलिए हम बोले ना कि सिंधु सभ्यता का पतन जनसंख्या के पतन से नहीं देखेंगे, उनको देखेंगे कि नगर की जो विशेषता है उसके ह्रास के रूप में देखेंगे, जो नगरीय सभ्यता है उसके पतन के रूप में देखेंगे। जो नगरीय सभ्यता का जो विशेषता है वो है विदेशी व्यापार। तो जैसे अगर मेसोपोटामिया और सुमेर के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त हो जाएगा
तो धीरे धीरे सिंधु सभ्यता का भी पतन अग्रसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, इस प्रकार लास्ट हो जाएगा निष्कर्ष। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन क्या हो गया 1700 ईसा पूर्व 1800 ईसा पूर्व के लगभग इन सभी कारणों से, है ना, क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इन सभी कारणों से, जैसे कि हम लोग फिर से हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। पहला कारण था आर्यों का आगमन या आर्यों का आक्रमण, जिसमें मार्टिन विलियर बोल रहे हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ, जिसकी वजह से सिंधु सभ्यता का पतन होने लगा। ठीक है, दूसरा क्या था, बाढ़, है ना। बाढ़ का साक्ष्य हमें मिलता है चांगुदड़ो और लोथल से। वहां पे बाढ़ के गाज मिले हैं, मिट्टी के गाज मिले हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे बाढ़ आया था। तीसरा कारण नदियों का मार्ग परिवर्तन, जिससे नदियों का मार्ग परिवर्तन हुआ, जिससे आर्थिक गतिविधियां बाधित हुई, है ना। शहरी केंद्र अपना आर्थिक महत्व को खो दिया। ठीक है, सिंधु के साथ साथ घाघर नदी द्वारा भी मार्ग परिवर्तन के कारण इसमें सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। नेक्स्ट था जलवायु परिवर्तन, जिसमें हम बताए थे ओरेन ऑस्टिन और अमलानंद घोष के द्वारा बताया गया कि सिंधु सभ्यता का पतन का मुख्य कारण क्या था, जलवायु परिवर्तन, है ना। शुरुआत में पर्याप्त वर्षा होती थी, धीरे धीरे वर्षा कम हुई, सूखा हुआ, कृषि उत्पादन में क्या हुआ, बुरा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट था महामारी। तो महामारी में हम लोग देखेंगे दो प्रकार के रोग हैं, मलेरिया और प्लेग। ये गंभीर बीमारी उस समय सिंधु सभ्यता में फैल गई, जिसकी वजह से सिंधु सभ्यता का पतन का एक वो कारण बना। नेक्स्ट था कमजोर मानसून, है ना, वीक मानसून। आईआईटी खड़गपुर के भूवैज्ञानिक अनिल गुप्ता के द्वारा बताया गया कि कमजोर मानसून सिंधु सभ्यता के पतन का एक मुख्य कारण रहा था, है ना, जिस कारण लोग गंगा यमुना द्वार की ओर पलायन किए। नेक्स्ट था नदियों का सूख जाना। ठीक है, द्वितीय शताब्दी के मध्य में घाघर नदी तंत्र के साथ साथ सिंधु नदी के सूख जाने के भी प्रमाण मिले हैं, है ना। तो नदी के किनारे जो बस्तियां बसी थी, है ना, शहरी व्यवसायिक केंद्र था, वो भी क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा सूखे की वजह से। नेक्स्ट था बढ़ती जनसंख्या। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण सिंधु सभ्यता में आर्थिक बोझ बढ़ गया, है ना। ठीक है, जिसकी वजह से प्राकृतिक संसाधनों पर बुरा प्रभाव पड़ा और उनके खपत के लिए, बढ़ती जनसंख्या के आर्थिक खपत के लिए उन्हें वहां से पलायन करना पड़ा। नेक्स्ट था विदेशी व्यापार का पतन, है ना। तो मेसोपोटामिया और सुमेर से होने वाले जो व्यापारिक जो संबंध थे वो धीरे धीरे कमजोर होने लगे और 1750 में लगभग सुमेर से जो व्यापारिक संबंध था वो बिल्कुल समाप्त हो गया, जिस वजह से ये सिंधु सभ्यता के पतन का एक कारण रहा।